आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स आरबीआई इन न्यूज़। जो भी अप्रैल के मंथ में आरबीआई का न्यूज़ है वो हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो भी एसएससी बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहा है और स्पेशली जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये अप्रैल का महीने का, जैसे मैंने पहले बताया कि अप्रैल का महीने में होने वाला है और मैंने इसमें 3 कैटेगरी में जो न्यूज़ है उसको बांटा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, पिंक वन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रीन मतलब लेस इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो न्यूज़ है हमें छोड़ना नहीं है। तो इसके बारे में जो ये मैंने 3 कैटेगरी बताई है ये आपको आगे पीपीटी में और अच्छे समझ आएगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है पिंक कलर का। पिंक कलर बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है, इसको छोड़ना नहीं है। और ग्रीन का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आप एक बार देख लो, याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं। तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ के ऊपर। आरबीआई ने डिले कर दिया गया है रूल्स ऑन ईटीसीडी। ईटीसीडी क्या है? एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव्स। इसमें जो इंडियन रुपीस में लिंक करना था उसमें डिले कर दिया गया। कब लिंक करना था? लिंक करना था अप्रैल 5, 2024, मतलब 5 अप्रैल 2024 को जो है लिंक करना था, लेकिन इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल मई 3, 2024 तक। और इसमें यह भी बताया गया जो भी ट्रेडर है उनको रिक्वायर्ड नहीं होगी एविडेंस देने के लिए अगर वो पोजीशन करता है 100 बिलियन यूएसडी के लिए, तो उस केस में जो है इनको जो है रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कोई भी एविडेंस देने की। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है कैश डिपॉजिट फैसिलिटी थ्रू यूपीआई। आपने कैश डिपॉजिट कभी ना कभी किया ही होगा और जिस बंदे नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपना एटीएम कार्ड यूज़ करके। लेकिन आरबीआई ने अब इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई के थ्रू भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा आपने पहले भी न्यूज़ सुना होगा कि हम जो है यूपीआई के थ्रू जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया कि कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ आरबीआई ने निकाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पिंक मार्क करके रखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है पहले अगर खरीदना पड़ता था तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि आपको जो है रजिस्टर होना चाहिए सेबी के साथ, तभी आप जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीद सकते थे। जो रूल आया है इसके बाद जो है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, यहाँ पे अगर आप एज अ फॉरेन इन्वेस्टर हो तब भी आप जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये खरीद सकते हो। तो ये हम समझते हैं कि IFSC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये है क्या। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे कि आपको पता होगा गिफ्ट सिटी के बारे में पता होगा, जो गुजरात गांधीनगर में है। इसको बनाया गया है, ये एक तरह का इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो इसके अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड होगा फॉरेन इन्वेस्टर उनको जो है ये ग्रीन बॉन्ड, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस रूल। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने परमिट कर दिया है थर्ड पार्टी ऐप्स को फॉर यूपीआई पेमेंट वाया पीपीआई वॉलेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीपीआई मतलब कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर है वो भी जो है यूपीआई का लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। तो अब तक क्या था? प्रेजेंट सिनेरियो क्या था? प्रेजेंट सिनेरियो समझते तो आपको अच्छे समझ आएगा। प्रेजेंट सिनेरियो ये था कि अगर आपको यूपीआई पेमेंट करना है तो इसका मतलब आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट जो भी आपका यूपीआई का एप्लीकेशन है उससे लिंक होगा तभी आप पेमेंट कर सकते हो। बट आफ्टर कमिंग दिस रूल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर है, जो वॉलेट होल्डर है, वो भी जो है पेमेंट कर सकते हैं विदाउट लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, उनके पास वॉलेट होना जरूरी है, उसके बेसिस में ही जो है वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। नेक्स्ट चलता है। आरबीआई ने डेवलप किया है मोबाइल एप्लीकेशन। किस वजह से डेवलप किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है फॉर रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के लिए। अब रिटेल डायरेक्ट पोर्टल अगर आपको नहीं पता तो ये पहले एक स्कीम निकाली गई थी, तो उसी स्कीम के आधार पर इसको लॉन्च किया गया है रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, और ये जो हेल्प करेगा रिटेल इन्वेस्टर को। अब देखो मैं थोड़ा आपको इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ क्या था रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि आप हो गए या तो मैं हो गया या तो आप अभी फ्यूचर में आप पैसे कमाओगे, तो पैसे कमाने के बाद आप डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें से ही एक इन्वेस्ट करने की जगह होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? क्योंकि ये जो 100% सिक्योर होता है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होने की वजह से रिस्क नहीं होता। और इसी वजह से ये जो है आरबीआई ने एक रूल लाया था रिटेल डायरेक्ट स्कीम। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने अब जाके रिटेल डायरेक्ट पोर्टल निकाला है और एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसकी से इन्वेस्टर को हेल्प हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए। और ये क्या करेगा? ये एनेबल करेगा इन्वेस्टर को बाय करने के लिए, इवन जो सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू यूजिंग दिस मोबाइल ऐप। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई ने देखो यार, आरबीआई तो पेनल्टी लगाती रहती है, हमें सारे के सारे पेनल्टी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे के सारे फाइन्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसको ही पढ़ना होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये बैंक के ऊपर मारा गया है। कौन सा बैंक? IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। इसके कुछ ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि IDBI फर्स्ट बैंक के ऊपर कितने करोड़ का
जो फाइन मारा गया। तो आपको क्या याद रखना है कि 1 करोड़ का फाइन मारा गया IDB फर्स्ट बैंक के ऊपर। नेक्स्ट एक और न्यूज़ है कि फाइन मारा है जो LIC है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है LIC, उसके ऊपर नहीं बल्कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर ही मारा है। ये जो है वैल्यू याद रखना है आपको, कितना है 49.7 लाख जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर मारा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने ग्रीन करके रखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, लेस इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आपका जो एग्जाम होगा मोस्टली वो जो है अगस्त में होगा। RRB PO ये जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए। और अभी जो है मोस्टली जो एग्जाम्स है इसमें नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा भी तो इंपॉर्टेंट इसको मान लो, लेकिन जो RRB PO की तैयारी कर रहा है उसके बाद वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसलिए ये जो है लेस इंपॉर्टेंट है उन बंदों के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है SBI ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। क्या करने के लिए, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड करने के लिए। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा ये होता क्या है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, एक तरह का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है एक फॉर्म इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अ बॉन्ड। अब मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, क्या कौन सी कंपनी है, पेटीएम है मान लो, ठीक है। पेटीएम ने क्या किया कि इनको जो है लोन चाहिए, तो ये लोन लेने के लिए गई कहाँ पे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास गई। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो बोल रही है कि आप तो मतलब ऑलरेडी जो RBI के जो रेगुलेशन है उसके अंदर आपको हटा दिया गया है एज अ पेमेंट बैंक, तो आपको लोन देने में हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है। तो उस समय में क्या करेंगे, जो SBI क्या करेगा, SBI जो है एक तरह का इंश्योरेंस देगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कि अगर बाई चांस अगर पेटीएम पेमेंट बैंक जो है डिफॉल्ट कर देती है तो उसका जो है जो भी भुगतान होगा वो हम करेंगे, मतलब कि SBI करेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें SBI को क्या फ़ायदा, तो फिर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये जो है कुछ ना कुछ परसेंट जो है एज अ इंटरेस्ट जो है SBI को पे करेगी और SBI को उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। ऐसे सेम सिनेरियो वाइस वर्सा जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भी है अगर कोई SBI में लोन लेने आता है, तो इसी को बोला जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आई होप जो भी मैंने आपको ये समझाया आपको ये समझ आया। इसके साथ ही जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ट्रेड कितने रुपए का हो रहा है। तो ये जो है 25 करोड़ रुपए का हो रहा है, ठीक है, और कितने साल के लिए हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। RBI ने फाइन मारा है 64 लैंडर्स के ऊपर, ठीक है। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप 64 लैंडर्स के जो है नाम याद करते रहो, और इवन ये भी पॉसिबल नहीं है कि एग्जामिनर जो है आपको 64 लैंडर के नाम पूछे कि इसमें से कौन सा लैंडर ने जो है RBI ने फाइन मारा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि 64 लैंडर के ऊपर फाइन मारा गया है, और कितना मारा गया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 74 करोड़ रुपीज़ मारा गया है, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। आफ्टर 3 साल के ब्रेक के बाद RBI ने इंट्रोड्यूस किया है मल्टीपल प्राइस ऑक्शन फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए मल्टीपल प्राइस ऑक्शन 3 साल के बाद किया गया। इसकी वजह से मैंने इधर आपको देख रहा आपको कि ये मैंने येलो करके रखा हुआ है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं किया हुआ, येलो करके रखा हुआ है, मतलब कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, येलो वाले पार्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये जो है क्या करेगा, एक तरह कंडक्ट करेगा क्या, ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट से वो पैसे जो है इकट्ठा करने की कोशिश करती है और गवर्नमेंट उसके बदले जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, तो उसी को बोला जाता है मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। अब इसमें जो है बंदे को जो है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है तो वो कुछ अमाउंट दिया जाता है। मान लीजिए कि बंदे ने जो है 10,000 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, लेकिन जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो उसके बदले बोलती है कि हम आपको 12,000 रुपये देंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। इसी के लिए जो है गवर्नमेंट जो है मल्टीपल प्राइस ऑक्शन करने वाली है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। RBI ने इस्टेब्लिश किया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। देखो यार ये पिंक है, इसको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना भी नहीं है। अब ये क्या करेगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ये करेगा इनलीगल लैंडिंग ऐप्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे इनलीगल लैंडिंग ऐप्स आ चुके हैं, इवन गूगल प्ले स्टोर ने बहुत सबको हटाया है। तो अभी इसी पोजीशन में कि इनलीगल जो है लैंडिंग ऐप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ना रहे और इनको जो है हटाया जाए मार्केट से, प्ले स्टोर से रहे या ऑनलाइन मार्केट से हटाया जाए, तो इसी के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाया गया है जिसको डिजिटा भी बोला जाता है। और ये करेगा क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंडिंग ऐप्स को रोकेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लैंडिंग ऐप्स को रोकेगा कैसे। अब ये लैंडिंग ऐप्स को रोकने का काम ये करेगा बाय गिविंग अ वेरीफाइड सिग्नेचर टू द लीगल ऐप। जो भी लीगल लैंडिंग ऐप होगा उसको वेरीफाइड सिग्नेचर देगा, और जो लैंडिंग ऐप नहीं रहेगा उसको जो है वेरीफाइड सिग्नल नहीं देगा। तो अगर वेरीफाइड सिग्नल नहीं होगा अगर वेरीफाइड सिग्नल नहीं होगा, अगर लैग कर रहा होगा वेरीफाइड सिग्नल, तो वो जो है अनऑथोराइज फॉर लॉ एनफोर्समेंट पर्पस, मतलब कि अनऑथोराइजली वो जो है ऐप यूज़ किया जा रहा है और वो जो है लॉ एनफोर्समेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ये जो है जो फ्यूचर में जो एग्जाम्स आने वाले हैं इधर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं कि RBI ने
डायरेक्ट किया बैंक्स को टू सेटअप हाउस फ्री लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला किसको जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है जो भी अगर कोई लोकल वुमेन है 12 से 20 के बीच में और इनकी जो एज है 18 से 50 साल हो या फिर इससे ज़्यादा भी हो और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक ग्रुप बनाया हुआ है और ये जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि डेली वेजेस में काम करते हैं और वो एज अ ग्रुप बनाते हैं और एज अ यूनियन बनाते हैं और किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो जो है मनी जो है एक दूसरे को डोनेट करते हैं और उसी हिसाब से वो चलता है और डोनेट करने के बाद उसमें जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी रखा जाता है। इसी हिसाब से ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करता है और ये इंडिया के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। लोन रिलेटेड चार्जेस वेवर, मतलब कि जो भी लोन रिलेटेड चार्जेस है उसको जो हटाने की बात कर रहा है। अगर वो लोन 25,000 तक हो और ये जो लोन है प्रायोरिटी सेक्टर को दी जा रही हो। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर नहीं पता तो आपको जो है पहले प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना जरूरी है। मैं इवन ट्राई करूँगा कि इसी चैनल में आपको बैंकिंग अवेयरनेस से प्रोवाइड करूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो बैंक जो प्रायोरिटी सेक्टर होती है वो कौन कौन से आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME होगी, एजुकेशन, हॉस्पिटल, जिसको ज़रूरत है पैसे की तो उसी को बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर में अगर लोन ले रहे हैं 25,000 तक तो उनके लिए जो भी लोन चार्जेस होते हैं उसको माफ़ करने की बात करता है RBI। और अगर कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन ले रहा है अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट ग्रुप के अंदर, ये जो 25,000 की जो लिमिट लगाई गई है ये पर मेंबर होगा, ना कि पूरा का पूरा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा रिवॉल्यूट। रिवॉल्यूट क्या है? टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक, नियो बैंक एक तरह का है। नियो बैंक क्या होता है? नियो बैंक का कोई फिजिकली उसका कोई प्रेजेंस नहीं होता, वो जो है डिजिटली काम करता है। रिवॉल्यूट को एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लिए RBI ने अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। RBI और एडा। एडा का मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? राइज किया जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट एबिलिटी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंक्रीज हो गए हैं उसके ऊपर। अब ये इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण, अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ अगर आप कवर कर रहे हो तो आपने हाउदिस के बारे में जरूर सुना हो। हाउदिस क्या कर रहे हैं कि जो रेड सी है वहाँ से जो शिप आती रहती है उनके ऊपर अटैक कर देती है, कार्गो शिप के ऊपर। अब कार्गो शिप के ऊपर जब अटैक कर देगी तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कर रही है कि अपना इंश्योरेंस बढ़ा दे रही है। अब इंश्योरेंस बढ़ने की वजह से जो वहाँ के जो मर्चेंडाइज है और जो शिप लेके आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ चुका है और ये जो लोड है ये आम आदमी पे भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो RBI और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इन्होंने कंसर्न जताया है एक्सिम बैंक के साथ मिलके हमें जो है इंडियन एक्सपोर्ट की जो भी एक्सपेंस है इसको कम करना चाहिए और जितना जल्दी है इसको ठीक करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मार्च 2024 में जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है इन्होंने एक लेटर भेजा था इसके बिहाफ में, इसी वजह से अब जाके ये आपको ये स्टेप दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। RBI ने रिजेक्ट कर दिया है उड़ीसा बेस्ड अनुपमा फाइनेंस लिमिटेड का एप्लीकेशन एज ए यूनिवर्सल बैंक। जैसे कि आपने बहुत अभी मई का न्यूज़ है, मैंने अभी डेली में ही कवर कराया है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो उसका जो प्रोसीजर है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसकी वजह से ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके ठीक पहले ही अनुपम फाइनेंस बैंक का जो रिक्वेस्ट है एज ए यूनिवर्सल बैंक वो RBI ने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया है। अभी रिजेक्ट करने का कारण क्या था कि अनुपमा फाइनेंस बैंक जो है ये पूरा का पूरा माइक्रो फाइनेंस लोन की फोकस करता है और ये जो है ऐसा RBI का मानना है कि ये जो है एक तरह कंसर्न है फॉर बैंकिंग कैपेसिटी टू ऑपरेट एज अ यूनिवर्सल बैंक। नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। RBI और NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है इसको जो है एक्सपेंस 3% तक किया जाए। अभी कितने करंट में जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है वो 8% पे है। ठीक है, तो इसको जो है रिड्यूस करके 3% में करने की बात कर रहे हैं। ये बात करने का कारण है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है इसको कम करना चाहिए। तो इसी की वजह से क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का जो एक्सपेंस है वो कम करने के लिए RBI ने ये अभी जो रिकमेंडेशन RBI और NPCI ने मिलकर ये रिकमेंडेशन दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI ने डायरेक्ट किया लेंडर टू इशू की फैक्ट स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार, ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। की फैक्ट स्टेटमेंट देने की बात की बोरोवर को, किसको? लेंडर जो है किसको देगा? बोरोवर को देगा। क्या देगा? की फैक्ट स्टेटमेंट देगा। ये समझ गए? अब हम समझते हैं कि ये की फैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि की फैक्ट स्टेटमेंट किसको दिया जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि लेंडर जो है की फैक्ट स्टेटमेंट देगा किसको? ऑल न्यू
रिटेल और एमएसएमई, जो भी एमएसएमई में रहेगा उसको जो लोन सेक्शन किया जाएगा ऑन और आफ्टर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1, 2024, जो भी अभी आने वाले महीने में अक्टूबर 1, 2024 आएगा, उसके बाद अगर लोन दिया जा रहा होगा लेंडर बोरोवर को, तो उस केस में जो भी लेंडर होगा उसको जो है की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जो है ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग फ्रेश लोन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप फ्रेश लोन भी दे रहे हो एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो पुराने कस्टमर है, तो उस केस में भी जो है की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और आपको ऑलरेडी लोन दे चुका है, तो उस केस में जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसको आपको ये पढ़ने के बाद समझ आएगा की फैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है। की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या रहेगा, हम इसके बारे में आप समझते हैं। की फैक्ट स्टेटमेंट कंटेन की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लोन एग्रीमेंट, मतलब कि जो लोन एग्रीमेंट होता है उसमें पॉइंट रहता है कि क्या किस वजह से लोन एग्रीमेंट हुआ है, तो उसकी जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से, जैसे कि नॉर्मल बोरोवर भी समझ सके, वैसा कुछ बनाने की बात कर रहा है आरबीआई। और इसमें जो है इंक्लूड रहेगा क्या क्या, थोड़ा बहुत आरबीआई ने मेंशन भी कर दिया है। ऑल इन कॉस्ट ऑफ लोन, जो भी कॉस्ट है लोन का वो रहेगा इन अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो लेंडर जब भी कभी लोन एग्रीमेंट बनाएगा तो वो तो अपने हिसाब से बनाएगा, क्या पता वो इतना हार्ड बना दे कि नॉर्मल जो गरीब तबका का लोग है जिसको पढ़ने नहीं आता वो समझ ही ना पाए। तो इसी वजह से आरबीआई ने ये की फैक्ट स्टेटमेंट निकालने की बात की है, जिसमें जो नॉर्मल बंदा है वो भी पढ़ सके, अगर वो नहीं भी पढ़ सके एटलीस्ट जो उसके बच्चे हैं या जो आसपास के जो उसके दोस्त होंगे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे वो भी समझ सके। अब न्यूज़ एप्लीकेबल एंटिटीज, किस किस के ऊपर ये जो है की फैक्ट स्टेटमेंट जो है एप्लीकेबल होगा, ये जो है जितने भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक कौन कौन होते हैं, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या दूसरे जो भी कोऑपरेटिव बैंक होता है आपके आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें लागू होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी एनबीएफसी से रहती है उनमें भी ये लागू होगा, इंक्लूडिंग जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इनके ऊपर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में लागू नहीं होगा, क्या ये पेमेंट बैंक में लागू नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ये दिमाग में बिठा लो। एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी एंटिटीज के ऊपर की फैक्ट स्टेटमेंट लागू नहीं होता, कौन सी बैंक के ऊपर की फैक्ट स्टेटमेंट लागू नहीं होता। तो उसमें आपको कहीं ना तो कहीं एक ऑप्शन दे देगा, स्मॉल फाइनेंस के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर नहीं होता। तो उस केस में आपको नहीं फंसना, उस केस में आपको याद रखना ये चीज़ और आपको सीधे आंसर में टिक करना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं होता। अब इसको और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये क्या रहेगा, एक तरह का कि फैक्ट स्टेटमेंट में एक यूनिक प्रपोजल नंबर होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी कम से कम 3 साल फॉर लोन हैविंग अ टेंडर, जिसका जो भी लोन ले रहा है 7 दिन और 7 दिन से ज़्यादा, तो उसके लिए कम से कम 3 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर वो लोन 7 दिन से कम की रह रहा है तो उसकी वैलिडिटी कम से कम 1 वर्किंग डेज की रहनी चाहिए, ठीक है। डेज जो है वो वर्किंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करने भूल गया, 3 वर्किंग डेज होनी चाहिए फॉर जो भी 7 दिन से अगर ज़्यादा का लोन ले रहा है, और 1 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए अगर वो 7 दिन से कम का लोन ले रहा है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, आरबीआई ने लिमिट कर दिया है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर को कि वो जो है 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। अब ये लिमिट क्यों किया गया है, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इसलिए बस आप याद रखो कि सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने लिमिट लगा दी, कस्टमर जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अब ये लिमिट करने का कारण क्या हो सकता है, उन्होंने नॉन कंप्लायंस दिखाया होगा कि अच्छे से जो आरबीआई के रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये सब डिटेल्स है, बट वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही याद होगी 50,000 रुपये जो कस्टमर है वही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिंक कलर का रखा हुआ है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने ड्राफ्ट किया रेगुलेशन फॉर ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, जो भी ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है इनके लिए जो है एक तरह का ड्राफ्ट बनाया गया है आरबीआई के थ्रू। अब ये ड्राफ्ट क्या करेगा, ये फोकस करेगा जो भी फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल एक्टिविटीज़ है, नेटवर्क रिक्वायरमेंट है और लाइसेंसिंग प्री रिक्वेस्ट्स है, तो उनको जो है रेगुलेट करने के लिए ये जो है 2 ड्राफ्ट आरबीआई ने किए हैं। अब ये रेगुलेशन के जो अनाउंसमेंट है ये सितंबर 2022 में कर दिया गया था। इसमें ये बोला गया था कि जो भी ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है, जैसे कि ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कौन कौन होता है, जो कि जैसे कि आप मशीन देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप पेमेंट करने जाते हो तो आपको एक मशीन मिलता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जैसे कि कोई मशीन मिल गया, या जो अब आप कभी दूसरे शॉप में भी जाते हो तो आपको मशीन मिलता है, तो वही जो मशीन है वो एज अ ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के अंदर आता है। तो उनको जो है फेस टू फेस पेमेंट जो है हैंडलिंग करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये जो है रूल लाया गया था। ये जो रेगुलेशंस है इसके लिए आरबीआई ने डिफरेंट कमेंट और फीडबैक देने के लिए बात किया था कि ये रेगुलेशन सही है कि कितना गलत है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 है। ये 31 मई 2024 होने की वजह से ये न्यूज़ जो है इस मंथ में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप इसकी जगह पे आप दूसरे मंथ में देख रहे हो, मान लीजिए आपने ये जुलाई में देखा या जून में देखा,
तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और इवन बढ़ भी सकती है अगर इसके ऊपर न्यूज़ आ गया तो। लेकिन आपको तब भी इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर कितने तरह के होते हैं। आपने बहुत बार न्यूज़ सुना होगा कि ये जो है पेमेंट एग्रीगेटर बन गया, ये बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर बन गया। आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट एग्रीगेटर जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर और एक होता है ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, जिसको कि फेस टू फेस या तो प्रॉक्सिमेटरी पेमेंट एग्रीगेटर का नाम भी दिया गया है, ठीक है, PAP। अब जो भी नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर होगा जो ऑफलाइन काम करता है और उसको जो है फिजिकली आना है, फिजिकली अगर उसको अपना प्रेजेंस बनाना है तो उस केस में इसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी या अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के साथ, ठीक है। और इसके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए नॉन बैंक जो कि पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस जो कि फिजिकली देना चाहता है, उसके लिए जो नेटवर्थ रखी गई है मिनिमम 15 करोड़ रखी गई है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और 25 करोड़ रखी गई है बाय 31 मार्च 2028 तक। 31 मार्च 2028 ये डेट इंपॉर्टेंट है। कितनी रखी गई है? 25 करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI ने डेटा रिवील किया गया है जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनमें जो है एडवांसेस जो है 27% तक बढ़ चुके हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है यहाँ पे। कहाँ कब? फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अब ये कितने बड़े हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसका वैल्यू याद रखो। 2.2 ट्रिलियन जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने जो है एज अ लैंडिंग की है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अब वापस आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो पता होना चाहिए, तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। इंडस बैंक जो पहला बैंक बना है जो कि RBI CBDC जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी था, एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था RBI, उसको ज्वाइन करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? इंडस बैंक बना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे जो भी है वो भूल जाओ। बस एक चीज़ याद रख लो यार, जो कोलैबोरेशन है, एक कोलैबोरेशन किसके साथ की गई है? सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोलैबोरेशन की गई है। फर्स्ट फेज में ये जो है फार्मर्स को हेल्प करेंगे। अभी ये फार्मर्स को जो हेल्प करने वाला फेज़ है ये चल रहा है, और जो सेकंड फेज़ है जो फ्यूचर का फेज़ है उसमें जो भी सफाई कर्मचारी है उनको जो है अंडर CBDC के अंदर लाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ऑन कोटक महिंद्रा बैंक ओवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसेंट है इसके ऊपर RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। किसके ऊपर? कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो है सुपर इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये किसके अंतर्गत लगाया गया है? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आप सेक्शन याद मत भी रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऊपर 1949 के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं भी पता तो आप अभी गूगल कर लो या तो यूट्यूब के थ्रू पढ़ लो, और सेक्शन याद नहीं रखो तभी चल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किस लिए लगाया गया है कि IT इन्फॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसर्न के ऊपर लगाया गया है। और इसी वजह से दो चीज़ें जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक की रोक दी गई है कि ये जो है ऑन बोर्डिंग नहीं कर सकते जो भी इनके ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल है वहाँ से, और ये जो है फ्रेश जो है क्रेडिट कार्ड जो है दूसरे लोगों को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ RBI का कहना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। RBI ने एक डायरेक्शन निकालना है फॉर ARCs। ARCs क्या होता है? एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। अब मान लो कोई एक बैंक ने किसी बंदे को लोन दिया या किसी कंपनी को लोन दिया, अब वो कंपनी जो है डिफॉल्ट कर गई है और वो बैंक जो है पैसा निकाल नहीं पा रही है उस कंपनी से, तो बैंक अपना बैंक का काम छोड़ के रिकवरी का काम करने में मुश्किल हो जाती है ना बैंक को। तो उस केस में बैंक क्या करता है? वो पहुंचता है कि ARCs के पास। तो ARCs क्या करती है? वो जो भी बैड लोन होता है, मतलब बैड लोन मतलब क्या, खराब हो गया ना वो लोन, तो उसके लिए उसको बैड लोन बोला जाता है। और ARC जो वो बैड लोन को हैंडल करती है, और ARCs का काम होता है कि वो जो लोन है उसको रिकवरी करना। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ARCs इसी मकसद के लिए लाया गया था, बट ARC जो है उतना जो है सफल नहीं हो पाया जितना सफल होना चाहिए था, जिसकी वजह से RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ARCs के ऊपर। ARCs को बोला गया कि आपको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी अगर आपको जो है बैड लोन लेना है। तो पहले जो इसकी 100 करोड़ रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही ये जो है रूल 24 अप्रैल 2024 से ही लागू हो जाएगा। और सारे के सारे ARCs को ये बोला गया है जो कैपिटल एडिक्विटी रेशियो है जो है मिनिमम 15% जो है रखना ही पड़ेगा, जो टोटल रिस्क वेटेज एसिड है उसका। इसका मतलब जो आपने लोन दिया है उसके बदले में जो आपके पास कैपिटल होना चाहिए वो कम से कम 15% होना चाहिए, ऐसा कुछ RBI का कहना है। RBI ने ARCs के ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी रखा गया था अक्टूबर 11 2022 में, जिसमें ये कहा गया था जो भी ARCs है उनको जो है 200 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा 31 मार्च 2024 तक, और 300 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा 31 मार्च 2026 तक। तो जो भी ARCs है अगर ये नहीं पहुंच पाती तो इनको जो है रोक दिया जाएगा फ्यूचर में बैड लोन उठाने के लिए। तो ये स्टेप RBI का अच्छा है। अब देखते हैं ये कितना काम कर पाता है। वैसे तो ARC जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रही। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि RBI ने रिकॉर्ड किया है नेट परचेज ऑफ 8.5 बिलियन इन फॉरेक्स मार्केट इन फरवरी 2024।
ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हाईएस्ट है इन 32 मंथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेन मार्केट में नेट परचेज हुआ है, वो कितना हुआ 8.5 बिलियन हुआ है। इसी वजह से एग्जाम पढ़ना वैसे इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे इधर येलो मार्क नहीं है, मैंने येलो मार्क इधर कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं येलो मार्क कर रहा था तो फिर इधर रिकॉर्ड वाला चीज़ जो है ना वो थोड़ा छुप जा रहा था, तो इसलिए मैंने येलो मार्क इधर कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि मैंने बता रहा था कि आरबीआई ने इशू किया गाइडलाइन फॉर दी वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसके लिए, यूनिवर्सल बैंक में बनाने के लिए। अब हम समझते हैं कि ये कैसे बनने वाला है स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक, पर हम उससे पहले ये समझते हैं कि एक आरबीआई का गाइडलाइन आया था दिसंबर 5, 2019 में, जिसमें ये कहा गया था जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो ऑन टैप लाइसेंसिंग का फायदा उठा सकता है। अब हम समझते हैं कि ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बने कब थे, बने थे 2014 में। आरबीआई ने 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए थे और अब जाके कितने 11 है, ठीक है। तो उस केस में जब 2019 के बाद बोला गया था अगर किसी को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो वो सीधे आ सकता है, ऐसा नहीं कि आरबीआई जब बनाएगी तभी बन सकता है। जिसको भी लगता है कि हमारी कैपेसिटी हो चुकी है या हम एलिजिबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए, तो सीधे आरबीआई के पास आ सकता है और ऑन टैप फैसिलिटी की वजह से वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। ऐसा कुछ आरबीआई का 2019 में कहना था। लेकिन अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ज़्यादा अप्लाई करने लगे हैं एज अ यूनिवर्सल बैंक, और ये भी बहुत ज़्यादा एलिजिबल होने लगे हैं यूनिवर्सल बैंक की तरफ। तो इसी वजह से आरबीआई ने सोचा कि हम जो है एक तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। ये जो बार बार स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बनने की बात करते रहते हैं, तो ये जो है ये थोड़ा कम हो और इनके लिए कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो जाए। जैसे कि आपने पिछली बार ही देखा, मैंने अनुपम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बोला कि उन्होंने अप्लाई किया, उनका रिजेक्शन हो गया। तो ये रिजेक्शन जैसे ना हो उसकी वजह से आरबीआई ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो हम 1 by 1 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पढ़ते हैं। अब आरबीआई ने बोला है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके पास भी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए होगा वो जो है यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी बोला कि अगर आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सल बैंक के लिए तो उसके लिए जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका जो है सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कि सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि अच्छा काम करना चाहिए कितने 5 साल तक। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तब मैं थोड़ा वो बताया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आरबीआई का रूल और रेगुलेशन नहीं मान रही थी, वो नो योर कस्टमर को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है उसके ऊपर चार्जेस लगे। ऐसा अगर चार्जेस नहीं लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के 5 साल तक, तो उस केस में जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जा सकता है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट रखा है आरबीआई ने कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए, वो निफ्टी 50 हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, यहाँ पे लिस्ट करना जरूरी है। ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, अभी 11 है, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें से जो ओनली 39 स्मॉल फाइनेंस बैंक है यही जो है लिस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, बाकी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लिस्टेड हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इसमें तो कोई इशू नहीं है, बट जो 100 करोड़ वाला लिमिट है, मैं इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो 100 करोड़ वाला लिमिट है ये सिर्फ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वही पूरा करता है, बाकी सारे बैंक्स नहीं करते। और इसी को जो पूरा करने के लिए जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी बोला है कि हम 2025 मार्च तक ये जो टारगेट है इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही आरबीआई का चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने बोला है कि जो ग्रॉस एनपीए एसिड है उसको जो है लेस देन 3% रखना है, और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड है उसको जो है 1% से भी कम रखना है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो ये जो है 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एज अ यूनिवर्सल बैंक बन सकती है। और अब ऐसा हो भी सकता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बार बार बोलती रहती है कि हमें यूनिवर्सल बैंक बनाओ, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया पहले फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही बन पाएगी। तो इसके लिए जो बार बार आवाज़ उठाई जाती थी स्मॉल फाइनेंस बैंक से वो भी थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने ग्रीन कर दिया तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस इसको जो इसके बारे में वो पढ़ लो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल एक्सेस टू जो नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटर है उनके लिए भी। और आरबीआई ने कहा है जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 27% तक बढ़ चुका है। और ये बढ़ के कितना हो चुका है, अमाउंट भी याद रख लेना है, यूएसए डॉलर 27.42 बिलियन यूएसडी पहुंच चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये आखिरी हमारा होने वाला है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आप थोड़ा देख लो क्या क्या है इसमें। आपको जो नोट है या पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। आरबीआई ने मेंटेन करके रखा है कि जो रियल जीडीपी फोरकास्ट है वो 7% में होगा। और जो बाकी जो भी डिटेल्स आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ये अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका अभी एग्जाम आ रहा है तब तो इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर आपका एग्जाम जो है जुलाई में हो या अगस्त में हो तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आप सिर्फ स्किप करो। जो उस महीने का जो
उसके जो सामने जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। जिस जो अभी सेकंड मीटिंग होने वाली है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना रादर देन अभी जो फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है। क्योंकि वो जब सेकंड मीटिंग होगा ना, मैं उसके बाद आपको मैं फर्स्ट मीटिंग में जो भी रेट्स आए थे वही मैं आपको बता दूंगा, तो वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया है वो समझ आया है। मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी होगी, बट मैंने कोशिश की है जो भी आरबीआई की न्यूज़ है मैं एक ही वीडियो में कवर कर सकूँ, और जितना ज़्यादा जो डिटेल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको मैं डिटेल जो है शॉर्ट फॉर्म में और क्रिस्प फॉर्म में दे सकूँ। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया समझ आया। इसके साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।